वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले पेपर नंबर 13 जिसका जून 2025 का जो पेपर आया हुआ है उसका पेपर का एक रिव्यू। अभी पेपर कैसा है एग्जाम के अंदर, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितना टफ पेपर है, कितना इजी पेपर है, कितने मार्क्स हम इसमें से इजीली सिक्योर कर सकते हैं, इन सब पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से क्विकली इस पेपर का रिविजन करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कुल मिलाकर 15 छोटे छोटे एमसीक्यूज के बारे में इन्होंने आपसे पूछा है। उन एमसीक्यूज का आपको जवाब देना है और हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का है। यानी पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है वो कंपल्सरी क्वेश्चन है 30 नंबर का। उसमें से भी इन्होंने एक सबसे पहले केस स्टडी दिया है जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। यानी कुल 15 जो एमसीक्यू हैं, उन 15 एमसीक्यू में से, जो कि हर एमसीक्यू 2 नंबर का है, इस 15 एमसीक्यू में से अगर हम जाएं तो 4 एमसीक्यू हमारे केस स्टडी बेस्ड है। और केस स्टडी जो है वो बहुत इजी सा है, मुझे बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। इस केस स्टडी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन को अटेंड करने में दिक्कत आनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, एक कंपनी एनएचएल लिमिटेड। इस क्वेश्चन को, अच्छा, अब पेपर अटेंड करते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है हमारी, वो होती है क्वेश्चन को कितना हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ही क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाना चाहिए। एनएचएल लिमिटेड है, इसका मतलब एक कंपनी तो पब्लिक है, लेकिन लिस्टेड है या नहीं ये इन्होंने नहीं बताया। तो अभी हम आगे देखेंगे, अगर कहीं लिखा होगा लिस्टेड है तो मानेंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अनलिस्टेड ही मानना है। सो न्यू हॉरिजन लिमिटेड, एनएचएल लिमिटेड इज अ कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 50 करोड़ रुपए और जिसका टर्नओवर है 340 करोड़ रुपए। मिस्टर उत्तम कुमार उसके एक प्रमोटर हैं और जो कंपनी के एमडी भी हैं। मिस्टर यूके इज द प्रमोटर एंड एमडी एंड हु वांट्स टू रन द कंपनी इन कंप्लाइंग विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है। चेयरमैन इज द नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इज एन एमिनेंट अकेडमिशियन, ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये भी ठीक है। चेयरमैन है कंपनी के जो कि जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। इन्होंने खुद ही ने लिख दिया, हमारे लिए काम आसान हो गया। देयर आर टू मोर डायरेक्टर्स, वन इज डायरेक्टर फाइनेंस। अभी जो डायरेक्टर फाइनेंस है मिस्टर आई गेस वर्मा, और इसके आगे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उसके आगे एक और है डायरेक्टर मिस्टर रमन कुमार। ठीक है, एंड ही इज डायरेक्टर कमर्शियल्स, मिस्टर रमन कुमार। ठीक है, उसके आगे इन्होंने लिखा है हु इज रिलेटेड टू द प्रमोटर। अब ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अगर रिलेटेड टू प्रमोटर है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनने वाले, क्योंकि प्रमोटर या प्रमोटर से रिलेटेड लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। हमें नहीं पता क्वेश्चन में उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछेंगे तो ये तय है। यानी हमारे पास चेयरमैन है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, इन्होंने खुद ने ही लिख दिया। इसके अलावा डायरेक्टर फाइनेंस है जो कि कुछ नहीं लिखा हुआ, रिलेटेड है या नहीं, मतलब अगर डायरेक्टर फाइनेंस है तो हम ये तो नहीं मान रहे कि वो रिलेटेड है। डायरेक्टर कमर्शियल है जो कि रिलेटेड टू प्रमोटर है, यानी ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, देयर आर टू मोर डायरेक्टर्स, नहीं ये तो हो गया। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सब्सटेंशियल लोन फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स विद फ्रॉम एसबीआई, वेयर एसबीआई विल नॉमिनेट अ वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब एसबीआई जिससे हम लोग लोन लेने वाले हैं, वो हमारी कंपनी में एक नॉमिनी डायरेक्टर को लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, और वो नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे किसको ला रहे हैं? विमेन को। यहां मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा सवाल जो पूछेंगे कि नॉमिनी और वुमेन डायरेक्टर दोनों एक ही चीज कर दी इन्होंने, क्या नॉमिनी डायरेक्टर को लाना अलाउड है क्या? हाँ, मैं आपको 2-3 चीजें पहले ही बताता हूं। देखो, ये क्वेश्चन को पढ़ने का हमारा एक तरीका होता है, आप जितना जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं उतना इसका एनालिसिस भी करते रहे। क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबल चीजें वो पूछ सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर को एसबीआई लेकर आ रहा है, पहला सवाल पूछ सकता है कि क्या नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट एसबीआई के पास है क्या? हाँ बिल्कुल है। अंडर सेक्शन 161 कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो उस केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को राइट होता है अपना नॉमिनी डायरेक्टर बिठाने का। यहां हम एसबीआई से लोन ले रहे हैं तो एसबीआई को नॉमिनी डायरेक्टर बिठाने का राइट है, और वो किसको बिठाएगा वो उसकी इच्छा है। वो वुमेन डायरेक्टर भी हो सकती, वो वुमेन भी हो सकती है और कोई और भी, लेकिन उसका टेन्योर बहुत लिमिटेड होता है। जब तक आपका लोन चल रहा है नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा, लोन खत्म हो जाएगा नॉमिनी डायरेक्टर खत्म हो जाएगा, यानी उसका वहां से एग्जिस्टेंस खत्म। अब ऐसे में नॉमिनी डायरेक्टर को कितने दिन के लिए लाना है नहीं लाना वो हम नहीं डिसाइड करते, मतलब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। नॉमिनी डायरेक्टर उस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी भी केस में वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता। यानी आज अगर हमें अपनी कंपनी में विमेन डायरेक्टर अगर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इस नॉमिनी डायरेक्टर को, जो कि विमेन भी है, उसे हम लोग नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे लेकर आए हैं, उसी को वुमेन डायरेक्टर भी मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। कारण क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर बैंक लेकर आया है। बैंक का जब मन करेगा वो उसे हटा सकता है, जब मन करेगा वो उसे लेकर आ सकता है, जब मन करेगा वो उससे जो काम करा सकता है। यानी डिसीजन मेकिंग सारी एसबीआई के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। सो शी इज नॉट एट ऑल इन द कंट्रोल ऑफ बीओडी ऑफ कंपनी।
तो अगर उन्होंने ये सवाल पूछा नॉमिनी ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, फिर उन्होंने सवाल पूछा क्या इसी को हम जो हमारी विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 149 उसमें इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, अगर हमें विमेन डायरेक्टर लाने की जरूरत पड़ी तो हमें अलग से लाना पड़ेगा। ये बात ऊपर वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है प्रमोटर से रिलेटेड है या नहीं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो ये तय है कि वो क्वेश्चन में ये पूछने वाले हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नीड इस कंपनी में है या नहीं, और अगर है तो क्या हमारे पास ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने हैं या नहीं। ये एक जनरल असेसमेंट है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, इन्होंने बोला है यू नीड टू गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एमसीक्यू 1 से 4, यानी 15 में से सिर्फ 4 ही एमसीक्यू हैं जो इस केस स्टडी पर बेस्ड है। इन द प्रेजेंट बीओडी, इन द प्रेजेंट केस बीओडी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनएचएल इज एन अनलिस्टेड कंपनी, मैंने आपको पहले ऊपर कहा था कि क्वेश्चन में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोगों को अनलिस्टेड मानना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी नहीं है, होती तो लिखा होता। एनएचएल लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी, अब मैं देखो इसमें से लिस्टेड वाला अगर कोई ऑप्शन है तो उसको हटा दो, नहीं है, सारे अनलिस्टेड वाले। विद 4 डायरेक्टर्स, प्रेजेंट बोर्ड इज प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड, नहीं। रीजन बताते हैं आपको, यदि कोई भी पब्लिक कंपनी होती है और उस पब्लिक कंपनी में अगर जो कैपिटल है वो 100 करोड़ से ज्यादा हो या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो तो विमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी होता है। इन्होंने अभी तक कोई विमेन डायरेक्टर नहीं रखा, तो एक प्रॉब्लम तो ये। सेकंड, अगर किसी भी कंपनी जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसके अंदर भी एक रिक्वायरमेंट है पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर आउटस्टैंडिंग बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने जरूरी है। अगर इस कंपनी में देखिए टर्नओवर 300 करोड़ से ऊपर है मतलब विमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है प्लस टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं रखे। अब इस केस में ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी विद 4 डायरेक्टर्स which is properly constituted but since company is having turnover more than 300 crore a women director is required। वैसे ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आधा गलत है क्योंकि प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है जब विमेन डायरेक्टर भी होती है और इंडिपेंडेंट भी, तो ये ऑप्शन भी गलत। 4 डायरेक्टर्स which is not properly constituted is requirement of independent। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में वैसे ठीक है, लेकिन दोनों में एक एक बात कही। Unlisted company with 4 directors which is not properly constituted, requirement relating to independent director and women directors are not met। Now this is the right option, दोनों ही रिक्वायरमेंट हमने पूरी नहीं करी। कैन मिस्टर रमन कुमार बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये रमन कुमार है जिनके लिए हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि वो रिलेटेड टू प्रमोटर है, सो नो ही इज रिलेटेड टू द यूके, यूके इज द प्रमोटर, तो इसका सही ऑप्शन है ये वाला। इज देयर इन नीड ऑफ वुमेन डायरेक्टर, यस बिकॉज टर्नओवर इज एक्सीडिंग 300 करोड़, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। एंड नो सिंस, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया नो वाले तो। What will be the status of the director nominated by SBI? Can she be treated as a women director? No, she will not be classified as a women director. She will be classified as a nominee director and not a women director. Option number D is correct option, right? चलिए, तो ये हमारे पास हो गई दो चीजें। अब ये जो 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये केस स्टडी पे थे। बाकी देखो अगर आप देखेंगे 15 में से बाकी 11 जो है वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं। इन्होंने पूछा अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज as per Companies Act, the criteria for appointment of internal auditor is turnover 100 crores or more, turnover 200 crores or more, outstanding liability from the banks and financial institution 100 crores, outstanding liability from banks or financial institutions। See, private company में आपको internal audit तब करानी होती है जब आपके outstanding loans और borrowings greater than 100 crores हो, equals to or greater than or turnover is greater than or equals to 200 crores। दो कंडीशन में से कोई भी एक पूरी हो जाए। तो अगर हम लोग यहां पर चलें तो इनका एक तो ये वाला ठीक है 200 करोड़ क्योंकि टर्नओवर, ये या तो ये कंडीशन या लोन वाला आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फ्रॉम बैंक्स एंड ये वाला, यानी सेकंड एंड थर्ड वाले में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर आपको इंटरनल ऑडिटर रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए और ये पूछ रहे हैं क्या, इन केस द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, ए वाला आएगा सेकंड एंड थर्ड, राइट, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं, सेकंड एंड फोर्थ नहीं, second and third, right? Next question is, which of the following is qualify as CSR expenditure? Donation to unrecognized charitable institution, contribution to the funds under the schedule 7 of the Companies Act, expenditures incurred for activities under, ये spelling गलत है, under schedule 7 of the Companies Act। देखो ये तो है ही, Companies Act का schedule 7 एक्सक्लूसिवली CSR के लिए under section 135, उसमें जो एक्टिविटीज है उन पे तो आप खर्च कर ही सकते हो। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट बाय द कंपनी, ये भी किया जा सकता है, लेकिन एक्टिविटीज तो आपको शेड्यूल 7 की ही चूज करनी पड़ेगी। और ऊपर इन्होंने एक और बोला, कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डोनेट टू अनरिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। देखिए जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है उनको भी आप डोनेशन तो दे सकते हो, लेकिन
उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 3 सालों का, उसी के बाद हम लोग उनको दे सकते हैं, तो वो रिकग्नाइज्ड हो। अब इसमें जो हमसे ऑप्शन पूछे गए, देखो टेक्निकली देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों ही सही है। क्यों? क्योंकि अनरिकग्नाइज्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देने के लिए कोई मनाही नहीं है, बस उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। शेड्यूल 7 के फंड्स में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग मोस्ट अप्रोप, अगर इसमें ये थर्ड एंड फोर्थ का ऑप्शन दे रखा हो तो हम उस पर भी टिक करते, बट अभी इस समय मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर इसका है वो है डी। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट भी अपने आंसर्स या पेपर सेटर जो होते हैं वो उन आंसर्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से, मतलब अपने व्यू के हिसाब से चेंज करते हैं, तो यू माइट गेट आंसर नंबर सी एस करेक्ट वन, यानी हो सकता है कि वो इसको काउंट ना करें। दो मैं क्लैरिटी दे देता हूं यहाँ पे, कंपनीज एक्ट के अगर आप सेक्शन 135 में जाते हैं, उनका उनका बस इतना सा एक फंडा है कि आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रीब्यूशन देना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को जब हम कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उनको आपने पैसा दिया, वो आपको उन एक्टिविटीज पे खर्च करके देंगे। बस कंडीशंस एक उतनी सी होती है कि वो उन एक्टिविटीज में लगे हुए हों जिन एक्टिविटीज का हम बात कर रहे हैं, या जिन एक्टिविटीज में हमको अपना सीएसआर कंट्रीब्यूशन करना है। सेकंड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड। तो हो सकता है कि आप जब इसका आंसर देखें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी सी ऑप्शन आपको सही मिले। The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is not applicable to companies incorporated under the Companies Act। उन पे तो लगता है, एलएलपी पे भी लगता है, पार्टनरशिप फर्म पे भी लगता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं लगता। तो इन्होंने चूंकि नॉट एप्लीकेबल पूछा है तो बी वाला ऑप्शन रहेगा। अंडर द आईबीसी अ पर्सन shall not be eligible to submit a resolution plan if such person or any other person acting jointly or in concert with such person is an undischarged insolvent at the time of the submission of the plan, has an account or an account of a corporate debtor, whether under the management or control of such person, or of whom such person is a promoter classified as non-performing assets, or is a willful defaulter at the time of submission of resolution plan। अब सवाल आता है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए, अगर आप आईबीसी में जाते हैं तो आईबीसी के हिसाब से अगर हम चलें तो उधर एक सेक्शन 29A है जिसमें कई लोगों को दे रखा है जो अपना इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते, उसमें ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, यानी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी सबमिट नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट है या किसी कॉर्पोरेट डेटर के पास में अकाउंट है अंडर द मैनेजमेंट ऑफ पर्सन, लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग है, तो और विलफुल डिफॉल्टर, ये तीनों में से कोई भी, यानी 1 2 3 तीनों ही नहीं कर सकते रिजोल्यूशन प्लान सबमिट। SEBI has 3 functional roles related to in one body. Which one of the following is not the function of SEBI, which is quasi legislative, quasi judicial, quasi executive and quasi official। देखिए, SEBI के 4 फंक्शंस हमारे पास में है। अब अगर हम SEBI के चारों फंक्शंस की बात करें तो SEBI के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट इनमें से कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसे ये अब जो 4 ऑप्शंस हमारे पास में है उनमें से कौन से फंक्शन SEBI परफॉर्म नहीं करता है, ये आपसे पूछा है, राइट, नॉट टू बी परफॉर्म। सो क्वेजी लेजिस्लेटिव, हाँ ये तो करता है, क्वेजी जुडिशियल भी क्योंकि ये तो मेन काम है उसका, एग्जीक्यूटिव क्योंकि इट इज टू टेक केयर, क्वेजी ऑफिशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। मुझे जहां तक याद है तो ये आपको आपके जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन दे रखा है SEBI वाले चैप्टर के अंदर। अनफेयर कॉम्पिटिशन अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट मींस अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस which is collusive price fixing, allocation of market and discriminatory prices only। यानी कौन सी वाली प्रैक्टिसेस अनफेयर कंपटीशन की कैटेगरी में आती है, ये आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि कंपटीशन एक्ट के हिसाब से अनफेयर है। collusive प्राइस बिडिंग या collusive प्राइस फिक्सिंग, allocation ऑफ मार्केट्स, डिस्क्रिमिनेशनरी प्राइजेस। देखें, वैसे तो इसका आंसर है फर्स्ट, collusive प्राइस बिडिंग अनफेयर कंपटीशन की कैटेगरी में आता है। अलोकेशन ऑफ द मार्केट की अगर हम बात करें वो अगर अनफेयरली है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेशनरी प्राइसिंग की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग भी अलाउड नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमें उसे किस केस में अलाउ करना है या नहीं, क्योंकि वो अगर कस्टमर्स के फेवर में होता है तो अलाउड होता है, अदरवाइज नहीं। तो अब चूंकि तीनों में कल्यूसिव प्राइस बिडिंग तो है, इसको आपने वहां पे मालूम है किस नाम से पढ़ा होगा, कल्यूसिव प्राइस बिडिंग के नाम से, वो एक ही बात होती है, कल्यूसिव प्राइस बिडिंग या कल्यूसिव प्राइस फिक्सिंग। अलोकेशन ऑफ द मार्केट्स, अगर आपने उसको इस तरीके से सेग्रीगेट करा है जिससे कि आप कंपटीशन कंट्रोल कर रहे हो तो ये फिर अनफेयर है। और डिस्क्रिमिनेशनरी में भी ऐसा ही है, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस को चार्ज करना अलाउड नहीं होता अगर आपने मार्केट उसको कंपटीशन को
जो है अनफेयर कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करा, तो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस भी अलाउड नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है, बट चूंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम तीनों को ही क्या मानेंगे, तीनों ही केसेस में हम ये मानेंगे कि अनफेयर कंपटीशन है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, इन केस ऑफ डूइंग बिजनेस इफ एमएससी गोज इनटू नेक्स्ट कैटेगरी, it shall cease to avail all the MSME benefits. It shall continue to avail all non-tax benefits for the next 2 years. It shall continue to avail all non-tax benefits for the next 3 years. It can avail only for the next 1 financial year. अब इस वाले केस में हमको जो प्रोविजन एमएसएमई एक्ट में वो ये कहता है कि 3 साल तक का आपके पास में बेनिफिट रहेगा, एंड इट शैल कंटिन्यू टू अवेल द बेनिफिट्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल कर भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरी कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो भी आपको 3 साल तक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, द अल्टीमेट ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इंडिया इमर्जेस फ्रॉम, यहां इस क्वेश्चन में तो बहुत ही बच्चे गलती कर आते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहां पर आंसर लिख कर आएंगे आरबीआई, या कुछ बच्चे लिख कर आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर है हाई कोर्ट। यदि आप प्रोविजन ध्यान से पढ़ेंगे, सेक्शन 38 to 44 के प्रोविजन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट है, जिस भी जुरिस्डिक्शन में बैंक आता है या जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बैंक आता है, उस केस में हाई कोर्ट ऑर्डर करता है। अब आप ध्यान से समझो, उधर एक प्रोविजन है, आपको कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को जब कोई भी बैंक अपने ड्यूज को पे नहीं कर पाता, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है अल्टीमेट ऑर्डर। अल्टीमेट ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि लास्ट में कौन डिसाइड करेगा कि वाइंडिंग अप करना है नहीं करना है, तो वो आंसर रहेगा कौन सा वाला, ऑर्डर ऑफ द जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट। Venus Limited is an Indian company, has issued equity shares of to Mr. K, a resident in Singapore. Under Indian law, such shares are Indian securities, foreign securities, neither Indian securities nor foreign securities, Indian and foreign securities. These are Indian securities, क्योंकि इंडियन करेंसी में इशू की गई हैं। लेकिन इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी, सिर्फ इंडियन लॉ लिखा, फेमा लिख देते ना तो थोड़ा सा ठीक रहता। अगर फेमा लिख देते ना तो आंसर थोड़ा सा बदल जाता। क्यों बदल जाता आंसर? आंसर इसलिए बदल जाता क्योंकि फेमा के हिसाब से प्रोविजन कुछ अलग होते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने सिंपली हमसे क्या पूछा है, इंडियन लॉ के हिसाब से। अब इंडियन लॉ के हिसाब से चलें और अगर हम सिंपलीफाइड आंसर दे तो दीज आर कॉल्ड इंडियन सिक्योरिटीज। आंसर इसलिए बदल जाता है क्योंकि फेमा के हिसाब से अगर हम चलें तो फेमा में फॉरेन सिक्योरिटीज का जो टर्म है फॉरेन, उसमें लिखा है कि कोई भी सिक्योरिटी जो आपने फॉरेन करेंसी में इशू करी या जो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, भले ही वो रिडम्पशन उसका इंडियन करेंसी में हो, पर इट इज इशूड इन द फॉरेन करेंसी और डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने किसको इशू करा, उसका फॉरेन सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है। ठीक है, सिर्फ ये लिखा इशूड इक्विटी शेयर्स अंडर विच करेंसी, दे डिड नॉट मेंशन इट, कुछ भी मेंशन नहीं करा, तो इसलिए इसको हमें इंडियन सिक्योरिटी मानना पड़ेगा। Which among the following is not a cyber crime under the Information Technology Act? Sending threatening messages by email, tampering with computer source document, hacking with computer system, data alteration, publishing obscene information। तो थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय एन इंश्योरर शेल नॉट बी क्वेश्चन आफ्टर 3 years, तो 3 साल के बाद में आप इसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद में सेक्शन बी आता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 है, और आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। 5 इसलिए करने हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन 14 नंबर का है, तो कुल मिला के 70 मार्क्स। सेक्शन ए हमारा 30 मार्क्स का था, तो आपके पास में 2 से लेके 8 7 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई से भी 5 क्वेश्चन आपको करने। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, पेपर मैंने जैसा देखा उतना डिफिकल्ट पेपर आया नहीं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन वेदर इन्वेस्टमेंट्स मेड और हेल्ड बाय अ कंपनी मस्ट बी इट्स ओन नेम। सेक्शन 187 के प्रोविजंस लिखने, बहुत ही आसान सा प्रोविजन है, 5 उसके अंदर केसेस हैं जहां पर आप कोई कंपनी किसी और के नाम से शेयर रख सकती है। एंड डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स बाय इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर आईबीसी। एक बार अगर कॉर्पोरेट डेटर का इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आ जाता है तो उसका मैनेजमेंट आईबीसी में प्रोफेशनल के हाथ में रहेगा। प्रोविजन बहुत सिंपल है, सीधा क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं। What is the required quorum for holding a board meeting? अरे बाप रे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अब ये तो शायद इस बार बहुत ही इजी पेपर आ गया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्वारम कितना चाहिए, 1/3 और 2 whichever is higher. In a board meeting only 3 directors were present out of total 11 directors. None of the 3 directors was interested in any of the items of the agenda. Examine the validity. Simple सा रूल है, 1/3 और 2 डायरेक्टर whichever is higher वो हमें लेना होता है, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम लोग क्वारम में काउंट नहीं करते। अब कंपनी में 11 डायरेक्टर्स है, 11 का आप 1/3 निकाल लें, 11 का 1/3 जो आएगा लगभग 4 आएगा, तो 4 और 2 whichever is higher, मतलब 4 डायरेक्टर तो चाहिए, बट 3 ही आए तो क्वारम नहीं बनने वाला।
In a meeting out of the total 11 directors, 5 directors were present, of which only 2 directors were not interested in one of the transaction. How should the meeting deal with the matter? देखिए जो particular matter है जिसमें वो 2 directors interested नहीं है उसमें तो कोरम नहीं बन पाएगा क्योंकि 4 डायरेक्टर हमें चाहिए कम से कम 11 का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो 3.67 समथिंग कुछ आएगा तो वो हमें राउंड फिगर में लेकर 4 ही लेना पड़ेगा। अब 5 में से 2 डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है मतलब 3 है तो इसका मतलब कोरम तो नहीं बन रहा बट पर्टिकुलरली उस मैटर के लिए बाकी जितने भी रेजोल्यूशन पास करने वो वैलिड रहेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट इन फैमिली बिजनेसेस। समराइज द की पॉइंट्स इन इन्वॉल्विंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस। पूरा एक टॉपिक है हमने क्लास में पढ़ा भी था। आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जिसको याद नहीं करके गया कोई तो छूटेगा वरना क्वेश्चन बहुत आसान है। Following is the extract from the balance sheet of XYZ Limited as on 31st of March 24. Authorized capital, paid up capital, P&L account balance, share premium account, machinery revaluation reserve, or secured loan from a nationalized bank, and so on. The yield of the government security may be taken as ABC Limited is approached to the company for grant of secured loan for rupees 40 lakhs for a tenure of 40 months. Can it be loan granted to the board of directors at the interest rate of 6.5? Will your answer be different? If the loan is for rupees 45 lakhs, like मुझे लगता है शायद यही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पेपर में है जहां पे आपको ये बताना है कि ले सकते हैं नहीं। सेक्शन 186 का प्रोविजन है कंपनी बोरो कर सकती है या नहीं कर सकती है तो आपको यहाँ पर बताना सॉरी सेक्शन नंबर 180 का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हम लोग लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते तो आपको यहाँ पर ये प्रोविजन इसके अंदर बताना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि शायद इसमें बिल्कुल भी माथापच्ची नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी लोन लेना चाहती है तो वैसे तो सेक्शन 179 के हिसाब से बोर्ड का पावर है राइट। लोन ले ही रहे ना हम लोग। एक मिनट वेट ये सॉरी मैं थोड़ी सी माफी चाहता हूं यहाँ छोटी सी गलती हो गई मुझसे। कंपनी लोन दे रही है XYZ लिमिटेड की बैलेंस शीट है और उससे ABC लिमिटेड ने लोन मांगा है। सेक्शन 187 ही 186 ही लगेगा बिल्कुल सही है। तो आपको 186 के प्रोविजंस यहां पर बताने हैं कि सेक्शन 186 से हम किस किस को क्योंकि वहां पर एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा लोन देते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप गारंटी देते हो तो फिर आपको कुछ प्रोविजंस को कंप्लाई करना होता है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सेक्शन 186 के प्रोविजन बताने। येल्ड वाला मैं पॉइंट आपको बता दूं ये इन्होंने बीच में टेबल क्यों डाला है क्योंकि वहां पे एक प्रोविजन आता है 186 के अंदर कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट शुड बी इक्वल टू और नियरेस्ट टू द रेट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके नियर टू का आपको लेना होता है राइट। उसके बाहर का आप नहीं ले सकते। तो ये जो यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसके आसपास का आपको लेना पड़ेगा। कितने साल का लोन है उन्होंने 40 महीने का लोन बोला है तो लगभग 3 साल का लोन है तो मतलब 6.9% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके अलग से नंबर अलोकेटेड होंगे यानी जो एग्जामिनर चेक करेगा वो उस पर फोकस करेगा। तो अगर किसी बच्चे ने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है तो अब ये मान के चलें कि लगभग 7 में से 1 से 1.5 नंबर तो आपका गया क्योंकि इन्होंने एक्सक्लूसिवली ये पॉइंट डाला है। तो इसका मतलब है इसका इंपॉर्टेंस है और मेरे हिसाब से अगर हम चले तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो कम से कम 2 से 3 नंबर अलोकेट होने चाहिए क्योंकि जितना एक्सक्लूसिवली इन्होंने इसमें डाला है ये साफ इंडिकेट करता है कि इस क्वेश्चन में वो बाकी प्रोविजन पूछने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना। वो ज्यादा इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आप इस पॉइंट को याद रखते हैं। तो 2 से 3 नंबर भी हो सकता है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलोकेट करें। तो अगर आपने एक पॉइंट नहीं लिखा है तो 7 में से आप 2 नंबर तो कम से कम मान के चले हटेंगे ही हटेंगे। Explain the obligations of the target company and exemptions conferred under SEBI regulation। बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है। State the responsibilities of audit committee constituted in a company. Is any recommendation of such committee is binding? Section 177 of Companies Act. Yes, recommendations are binding on board of directors and in case board of directors do not comply with the recommendations they need to mention in the board report why they did not comply with the recommendations of board। Briefly discuss about the cyber crimes against person। पूरी एक लिस्ट है वो आपको लिख कर आनी है। एक्सप्लेन द मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट अंडर सेक्शन 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है राइट। हम किसी भी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर सेक्शन 13 है सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में। उसके अंदर एक पॉइंट है कि आप बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हो लेकिन बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद सेक्शन 15 लागू हो जाता है कि किस तरीके से आप बिजनेस टेक ओवर करोगे। शेयर होल्डर्स के राइट चले जाएंगे। वो अपना कोई नॉमिनी नहीं लेकर आ सकते। वो कंपनी में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया जाएगा। कंपनी को जिसने टेक ओवर करा है वो उस कंपनी में अपना मैनेजमेंट लेकर आएंगे। Under the Companies Act 2013, discuss the obligations in respect of maintenance of registers and records by the companies
Incorporated India enumerate any 10 such registers to be kept and maintained by such company। मुझे लगता है कि शायद अगर किसी बच्चे का ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है या किसी बच्चे ने पेपर इस अटेम्प्ट में स्किप करे हैं देने के, तो उसको बड़ा दुख होने वाला है, क्योंकि इससे आसान पेपर मैं सच कहता हूं मैंने आज तक सीएमए फाइनल में शायद किसी भी अटेम्प्ट में नहीं देखा। इवन जो ऊपर के जो एमसीक्यूज हैं वो भी इतने आसान एमसीक्यूज हैं, मतलब उन्होंने केस स्टडी दिया, तो जैसी केस स्टडी को हमने पढ़ा तो हमें लगा शायद बहुत सारे क्वेश्चन उस पर पूछेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे, ये और भी अच्छी बात हो गई। केस स्टडी इतना बड़ा 4 क्वेश्चन और बाकी जो 11 क्वेश्चन है बहुत सिंपल। इधर भी देखिए कितना आसान पूछा, कौन कौन से आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने, रिकॉर्ड्स उनके नाम बताने सिर्फ, और सेक्शन 128 का थोड़ा प्रोविजन मेंशन करना है। डिस्कस अबाउट द पेनल्टीज इंपोजेबल अंडर सेक्शन 45 इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, पेनल्टी के प्रोविजन इसके अंदर लिख कर आने, कितनी कितनी पेनल्टीज है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन ज्यादातर बच्चे पेनल्टीज को स्किप करके जाते हैं, तो हो सकता है कई बच्चों ने इसका आंसर स्किप करा हो, तो उस केस में फिर आपके साथ एक बुरा चीज हो गई। ए आंसर बहुत, ए वाला जो पॉइंट है बहुत ईजी है, बी वाला इन्होंने टफ कर दिया, क्योंकि इनको पता है पेनल्टी ज्यादा बच्चे नहीं लिख कर आते। ये भी थोड़ा सा इंस्टीट्यूट पेपर को बनाते समय मैनेज करके रखता है। अब बच्चे को ऑप्शन में क्या ना, वो 6 में ए को करना चाहता है, बी नहीं कर सकता, लेकिन चूज नहीं कर सकते, दोनों लेने पड़ेंगे। एक्सप्लेन द वेरियस एक्सेप्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर द रूल्स एनुसिएटेड इन द केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्ड बॉटल। बहुत ही ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का है, और हमने क्लास के अंदर फॉस एंड हार्ड बॉटल के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया था, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो जिन बच्चों ने ये पढ़ा है चैप्टर उनको पता होगा, इस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सेक्शन 241 से 245 के जो प्रोविजन है एक्सक्लूसिवली है ही किस चीज के लिए, वो मिसमैनेजमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो उसमें जो एक्सेप्शन उन्होंने बताया कि कब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं होता। डिफाइन एमएसएमई एंटरप्राइज एंड क्लासिफिकेशन, यहां याद रखिएगा हम लोगों ने जो लास्ट में एक रिविजनरी बैच लिया था उसके अंदर मैंने एमएसएमई की लिमिट्स चेंज करवाई थी, क्योंकि वो रिसेंटली चेंज हुई है। Outline the objectives behind setting up the IRDAI, simple question। And last, on the 10th May 2024, Budung Pass Pest GmbH BPG, a German pesticides company, invested euro 1.5 million in the equity shares of ABC Pesticides Limited, an Indian pesticide manufacturer based in Raipur. The shares were issued on 15th May 2024 under the automatic route, and ABC received the funds directly into designated FDI balance। करेक्ट। हम लोगों ने फेमा के अंदर फॉरेन एफडीआई के जो प्रोविजंस पड़े थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के, however due to the oversight ABC failed to file form FCGPR with RBI within the stipulated time। The delay was noticed during their internal audit in August 24। By then more than 60 days has passed since the share allotment। Further, it was later discovered that ABC Limited has updated its entity master form in RBI firms portal since 22, even though the company had received FDI in past as well। Based on above information, you are required explain the compliance requirement of FEMA in relation to FCGPR filing timeline and maintenance and updating the entity's master on the firm's post portal। Discuss the possible consequences of non-compliance in the case। देखें ज्यादातर टीचर्स इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को नहीं पढ़ाते हैं, रीजन बीइंग ये प्रोसीजरल पार्ट है, और अगर आपसे क्वेश्चन अटेंड नहीं हुआ है तो घबराने की बात नहीं है। इंडिया के लगभग 95% बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड नहीं करा होगा, क्योंकि ये प्रोसीजरल वाला पार्ट है। इस पूरे पेपर में बस यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ है, एंड बट बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है और आपके पास ऑप्शन बहुत है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो आसान पॉइंट है। 7 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, वहां पे लगभग 8-9 पॉइंट है, कोई से भी 7 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, ये भी आसान है। बट इसका जो पहला पार्ट है वो थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हम बाकी क्वेश्चंस को देखें तो बहुत ही इजी पेपर है। ओवरऑल अगर हम इसमें बात करें तो पेपर का रैंकिंग अगर हम निकालें इजी के हिसाब से तो आउट ऑफ 10 9 मैं इसको रखूंगा। इतना इजी पेपर है ये, मतलब मैं टफ के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, इजीनेस में बात कर रहे हैं तो इजीनेस के हिसाब से 9 इसका रैंक होना चाहिए। और अगर इसमें पेपर को किसी बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन करा है तो 60 to 70 मार्क्स, राइट। ये तो मैं आपको बेस मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके गए हैं, क्वेश्चन को वाइजली आपने चूज करा है, क्योंकि ये जो 30 नंबर के क्वेश्चन है इसमें तो मुझे लगता है पूरे 30 नंबर आ ही जाने चाहिए, इसमें कोई गलती होने की संभावना है नहीं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस भी बहुत इजी से हैं, तो 60 to 65 तो इजीली आ सकता है, बाकी रेस्ट आपकी प्रिपरेशन पर है। सो पेपर बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, और अगर आपने अच्छे से अटेंड करा तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड मार्क्स इन दिस पेपर, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट June 25 corporate law paper। Will come again with the review of cost audit paper।